Okay, good morning, friends. Welcome once again to the BSc first year class. My name is Justin Masih, and I am teaching in the chemistry department at Ewing Christian College. And it is my privilege to interact with you through these video lectures. पिछले हफ्ते हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था और आज हम लोग उसी मॉडल को अब आगे उसके इम्प्लीकेशन की ओर या क्या इंफॉर्मेशन हमें बोर एटॉमिक मॉडल से मिलती है, ये क्या एडवांटेजेस हैं बोर एटॉमिक मॉडल के, हम लोग उस ओर बढ़ेंगे। और 3 या 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, शेयर करनी है इसी संदर्भ में। एंड आई वांट टू मूव टेक दिस लेक्चर अ लिटिल फॉरवर्ड जस्ट टू recap on what we had discussed last time. 4 or 5 very important postulates, 4 या 5 बड़ी खास बातें हम लोगों ने बोर मॉडल के संदर्भ में हमने डिस्कस करी थी। पहली बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी और वो पोस्टुलेट सब मैं पिछली बार आपके साथ बहुत डिटेल में 1 घंटे से थोड़ा ऊपर का लेक्चर था, हम लोग बहुत विस्तार से उसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के फॉर्म में मैं आपके सामने आज उन बातों को फिर से दोहराना चाहता हूं। पहली बात जो हमने डिस्कस करी थी ये थी कि that an electron follows a fixed circular path around the nucleus. So there is a nucleus which is in the center and there is an electron which is negatively charged. The nucleus in the center is positively charged and the electron revolves around the nucleus. केंद्र में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज है वो परिक्रमा करते हैं। और ये जो पोस्टुलेट है बोर साहब ने ये रदरफोर्ड मॉडल से लिया था। फिर इसके बाद जो दूसरी बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी और वो इंपॉर्टेंट थी, तो सेकंड पोस्टुलेट में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें शामिल हुई थी और उसमें से जो 2-3 खास बातें थी वो ये थी। पहली बात कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर असंख्य ऑर्बिट होते हैं। ओके, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। असंख्य ऑर्बिट होते हैं और इन ऑर्बिटों को कई नाम दिए गए। पहला नाम तो ये दिया गया कि दैट ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स बिगिनिंग विद द इनर मोस्ट ऑर्बिट, वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उसको के कहा गया, फिर बाद वाले को एल, फिर एम, फिर एन एंड सो ऑन। ये नाम दिए गए थे या सिंबल दिए गए थे कह सकते हैं। फिर दूसरी बात, इन्हीं ऑर्बिट्स को, इन्हीं बोर सर्कुलर ऑर्बिट्स को एक और नाम दिया गया एंड दे वर कॉल्ड मेन एनर्जी शेल्स। मेन एनर्जी शेल्स, ऑर्बिट्स वर कॉल्ड main energy shells. Why were they called main energy shells? Because with every orbit certain amount of energy is fixed. प्रत्येक ऑर्बिट के साथ ऊर्जा का एक निश्चित मान है जो जुड़ा हुआ है। So every orbit has its own fixed energy. Different orbits have different fixed energies. Every orbit has its own energy. और क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिट की अपनी एक ऊर्जा का स्तर है, इसीलिए इन ऑर्बिटों को जो नाम दिया गया था दे वर कॉल्ड मेन एनर्जी शेल्स। और फिर बाद में बोर साहब ने ही इन्हीं ऑर्बिटों को एक और नाम दिया और वो रखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट ऑर्बिट वाज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, द सेकेंड ऑर्बिट वाज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, द थर्ड ऑर्बिट वाज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड सो ऑन। जो दूसरी खास बात हमने डिस्कस करी थी वो ये थी कि जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती है, तो यहां मान लीजिए केंद्र में न्यूक्लियस है और जैसे जैसे ऑर्बिटों की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ेगी इनकी ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन ऑर्बिट increases with its increase in distance from the nucleus. So as the distance of the orbit increases, its associated energy will also go on increasing, which means that the orbit closest to the nucleus has lowest energy and the orbit farthest away from the nucleus has the highest energy. वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उनमें ऊर्जा सबसे कम होगी, न्यूनतम ऊर्जा होगी, और वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से सबसे अधिक दूरी पर है उनकी ऊर्जा का स्तर सबसे अधिकतम होगा, मैक्सिमम एनर्जी कंडीशन होगी। फिर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसका नाम है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज अ ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट वो स्थान है, वो जगह है जहां पर एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैंने आपको बताया था एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस दिशा में ऊर्जा बढ़ेगी उस दिशा में स्थिरता घट जाएगी
और जिस दिशा में एनर्जी डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। सो जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती है उसकी ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटती चली जाएगी। वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे पास है इसकी एनर्जी सबसे कम है और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे दूर है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट्स में होगा या उन ऑर्बिट्स में होगा जिनकी दूरी न्यूक्लियस से बहुत कम है, तो दूरी कम होने के कारण एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी कम होगी। यदि वो लोअर ऑर्बिट्स में है तो एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उनको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यदि वो हायर ऑर्बिट्स में होंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, करस्पॉन्डिंगली स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में उपस्थित होता है, लोअर एनर्जी कंडीशन में उपस्थित होता है और किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्राप्त कर ले, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो एक्साइट होकर के एक हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। और जब उसकी ऑर्बिट की ऊर्जा बढ़ी यानी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, करस्पॉन्डिंगली उसकी स्टेबिलिटी घटती है। अपने आप को रीस्टेबलाइज करने के लिए, फिर से स्थिर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा था वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, और इसी जाने को और लौटने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहा जाता है। और भी कई सारी बातें हम लोगों ने पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट में डिस्कस करी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पोस्टुलेट था वो ये था, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में होगा तब तक उसकी ना ऊर्जा बढ़ेगी ना घटेगी, यानी द एनर्जी विल रिमेन फिक्स्ड, कांस्टेंट, स्टेशनरी। And this was referred as the concept of stationary energy state. The concept of stationary energy state says that as long as the electron remains in its own orbit, it will neither lose energy nor it will gain energy. However, if an electron moves from lower energy condition to higher energy condition, this movement will take place from low energy to high energy when energy is absorbed, and electron will go from higher energy to lower energy when energy is emitted. So जब ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, और जब एनर्जी एमिट होती है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। लेकिन जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को द प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कहा जाता है। और आखिरी पोस्टुलेट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई का पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको डिस्कस किया था। सो ये बोर का जो मॉडल है या उससे संबंधित जो पोस्टुलेट्स हैं उसकी हम लोगों ने चर्चा करी थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर लेक्चर एंड वी वांट टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। What are the advantages of Bohr atomic model? Advantages से मेरा मतलब यह है कि बोर मॉडल से हमें क्या सूचना प्राप्त होती है, What kind of information are we deriving from the Bohr atomic model? और 3 या 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात, the first advantage या the first information is that the Bohr orbit tells us the principal quantum number. Bohr orbit tells us the principal quantum number. मैंने बात आपको पिछली बार बताई थी कि यदि हम कहते हैं ऑर्बिट नंबर 1, we are saying it is principal quantum number 1. ऑर्बिट नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बोर के जो ऑर्बिट्स हैं उनको जो नाम दिया गया था वो नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो पहला ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। उसी तरह से ऑर्बिट नंबर 2 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2।
ऑर्बिट नंबर 3 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो हम ये मान लीजिए, हम ये कहें देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल है ये, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, वन प्रेजेंट इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, वन प्रेजेंट इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, which of these electrons will have higher energy? There are two electrons, one present in principal quantum number 1, one present in principal quantum number 3, which of these electrons will have higher energy? Now सुनने में सवाल बड़ा सरल है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 का मतलब पहला ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 का मतलब तीसरा ऑर्बिट, और ये बात आप जानते हैं, पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है जिसकी वजह से एनर्जी कम है, तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है, एनर्जी ज्यादा है, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में होगा उसकी ऊर्जा हायर होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 will have higher energy as compared to the electron present in principal quantum number 1. ओके, सो ये पहला एडवांटेज है, पहली इंफॉर्मेशन है जो हमको बोर एटॉमिक मॉडल से मिलती है, दैट बोर ऑर्बिट टेल्स अस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम द बोर मॉडल। ओके, दूसरी बात, और ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को मिल रही है, और वो ये है दैट बोर ऑर्बिट, इसको रिवर्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in a Bohr orbit। ये दूसरी सूचना है, दूसरी इंफॉर्मेशन है जो हमको मिलती है कि किसी भी बोर ऑर्बिट में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। एकोमोडेट करने का मतलब रख पाना, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द बोर ऑर्बिट। किसी भी बोर ऑर्बिट में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉनों को हम रख सकते हैं, और इस सूचना को प्राप्त करने के लिए हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है द फॉर्मूला ऑफ 2n²। इसको बोरबरी स्कीम भी कहा जाता है। बोरबरी स्कीम में कई सारे फॉर्मूले नियम दिए हुए हैं, उसमें से एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ 2n², वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, ऑर्बिट नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। अब देखें यहां पर 2 इंटू n बराबर कितना वैल्यू है, 1²। 2 इंटू 1² इज 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहले ऑर्बिट में जिसमें n की वैल्यू 1 है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। ठीक, अब अगर आप गौर करेंगे तो हीलियम एटम है, हीलियम एटम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका प्रिंसिपल क्वांटम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट में स्थित रहते हैं। आगे चलिए, ऑर्बिट नंबर 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया ना, 2 इंटू 2², सो 2² इज 4, 4 2s आर 8। इसका मतलब दूसरे ऑर्बिट में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, ऑक्टेट। इसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूप्लेट, इसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट। फिर चलिए आगे, ऑर्बिट नंबर 3 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। नाउ 2 into 3², so 3² is 9, 9 2s are 18। यानी कि ऑर्बिट नंबर 3 में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा 8 इलेक्ट्रॉन, अब आप कह रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है?
इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, ओके, जो इसके बाद का मॉडल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद एक और ले लीजिए, ऑर्बिट नंबर 4 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ना देखिए 2 into 4 square, so 4 square is 16 into 2 is 32 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से हम बोर एटॉमिक मॉडल की सहायता से बोर ऑर्बिट, फिर उससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रत्येक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, यह सूचना भी हमको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। सो पहली इंफॉर्मेशन, बोर ऑर्बिट टेल्स अस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको पूरा लिख दीजिए, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ओके। बोर ऑर्बिट टेल्स अस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये पहली सूचना। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट, ये दूसरी बात है। आगे चलें, देखिएगा नाउ जो तीसरी सूचना हम लोगों को मिलती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, और मैं चाहता हूं कि कुछ एक बातें हैं जो आप बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ये स्पेक्ट्रम के बारे में। याद करिएगा कि रदरफोर्ड साहब से यही सवाल पूछा गया था कि सर ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, और रदरफोर्ड साहब इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, और बोर साहब ने एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहां पर स्पेक्ट्रम में तीन बातें हम डिस्कस करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट स्पेक्ट्रम। नंबर 1, वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओरिजिन का मतलब कैसे बनता है वो स्पेक्ट्रम, कैसे बना, स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनी, ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम। फिर हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम जो बन गया अब उसके हम एनालिसिस कैसे करें, उसके हम विश्लेषण कैसे करें हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे, एनालाइज कैसे करें, और फिर उसके बाद अंतिम है द एक्सप्लेनेशन। सो द ओरिजिन, द एनालिसिस एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो बोर एटॉमिक मॉडल से हमको प्राप्त होती है। मैं चाहूंगा आप गौर से सुनिएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल without compromising the depth of the subject, and I hope that you will be able to understand all the 3 aspects related to the spectrum. So ये हमारा न्यूक्लियस है, देखिएगा गौर से, और once again ये हमारे ऑर्बिट्स हैं जिनको मैं एक एक करके आपके लिए यहां पर बना रहा हूं। ये ऑर्बिट्स है सारे। हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ओरिजिन की, स्पेक्ट्रम का ओरिजिन। मैंने कहा मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में स्थित है, और याद करिएगा मैंने पिछली बार बताया था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में स्थित होगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन विल बी अकोमोडेटेड इन दैट ऑर्बिट whose energy is equal to the energy of the electron। दो अलग अलग एनर्जी कंडीशंस आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकती हैं। ऑर्बिट की ऊर्जा जो होगी, यदि वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की हुई तो ही ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्थित हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, सो अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में स्थित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है। ओके, नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। सो यदि ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, इसका मतलब एनर्जी सबसे कम है, और यदि एनर्जी सबसे कम है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब देखिए इसके अंदर और कोई ऑर्बिट नहीं है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं सबसे कम एनर्जी। सबसे कम का मतलब अब इससे और कम नहीं है, इसके बाद तो और सीधे सीधे न्यूक्लियस ही है। सो दिस ऑर्बिट हैज मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एंड देयरफॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी है, लिहाजा इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक्सटर्नल सोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ई माने एनर्जी। सो वी हैव, आई एम सेइंग, इमेजिन दैट वी प्रोवाइड
certain amount of energy to this electron from an external source, किसी बाह्य सोर्स से हमने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रोवाइड कर दी। याद रखिएगा, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑर्बिट की एनर्जी जितनी थी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिट में स्थित नहीं रह सकता और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, जंप करेगा। जंप करके कहां जाएगा, जंप करके उस स्थान पर जाएगा, उस ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी के बराबर होगी। और इमेजिन करिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आने का मतलब ये हुआ कि इस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी के बराबर है। मैं ये वर्ड बढ़ी हुई क्यों बोल रहा हूं, बढ़ी हुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक ओरिजिनल एनर्जी थी प्लस एक्सटर्नल सोर्स से इसने एनर्जी गेन किया। तो एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी और इसकी अपनी एनर्जी दोनों जुड़ गई, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है, होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर स्थित होगा। मैं कह रहा हूं कल्पना कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर के स्थित हो गया, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है। ठीक, अब देखिएगा यहां के मुकाबले, इस बात को गौर से सुनिएगा, यहां के मुकाबले ये भी हायर एनर्जी है, ये भी हायर एनर्जी है, ये भी हायर एनर्जी, ये भी हायर एनर्जी, ये हाईएस्ट एनर्जी कंपेयर्ड टू दिस ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1। ओके, मैं इसका नाम आप जानते हैं, इसको कहेंगे n बराबर 1। कंपेयर्ड टू द फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1, n बराबर 2 हैज हायर एनर्जी, n इक्वल टू 3 हैज हायर एनर्जी, n इक्वल टू 4 हैज हायर एनर्जी, n इक्वल टू 5 हैज हायर एनर्जी, n इक्वल टू 6 हैज हाईएस्ट एनर्जी। फिलहाल हाईएस्ट इसलिए बोल रहे क्योंकि इसके आगे का ऑर्बिट मैंने बनाया ही नहीं है, हालांकि हैं ऑर्बिट्स असंख्य है ना, लेकिन हमने अपने काम के लिए, सुविधा के लिए केवल इतने ही ऑर्बिट्स बनाए हैं। तो इसकी n बराबर 6 की हाईएस्ट एनर्जी है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। इस कंडीशन को हम लोगों ने क्या कहा था, ग्राउंड स्टेट। What is ground state? Ground state is that place or the condition where energy is minimum and stability is maximum. Now our electron has gained energy from an external source. It gets excited, moves to an excited state where energy is maximum and stability is minimum. इस जगह को हम कहते हैं excited state. What is excited state? The place or the condition जहां पर एनर्जी मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम है। ठीक, एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम है। ना गौर से सुनिएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है, इसकी एनर्जी तो मैक्सिमाइज हो गई, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी मिनिमाइज हो गई। ऊर्जा तो अधिकतम हो गई, लेकिन स्थिरता इसकी करीब करीब समाप्ति की ओर हो गई। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब मिनिमम स्टेबिलिटी। और ये इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखना चाहता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखना चाहता है। क्या करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन वह कार्य करेगा जिस कार्य को करने के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी फिर से मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हुआ, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के कारण अपनी स्टेबिलिटी को फिर से मेंटेन करने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपने आप को उस स्थान में पहुंचाएगा जहां पर पहुंचने से उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट द इलेक्ट्रॉन will return back to ground state. So electron went from excited state to ground state by absorbing energy. Now the electron will return from excited state to ground state. और मानी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, यानी मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी कंडीशन में लौट रहा है, तो लौटने की प्रक्रिया में एनर्जी विल बी emitted. Energy will be emitted in the form of electromagnetic radiations. Now, यही एनर्जी जो निकली हुई है, यही निकली हुई एनर्जी जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पर गिरी, यही एनर्जी जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पर गिरी, तो हमको एक ब्राइट लाइन प्राप्त हुई जिसका नाम रखा स्पेक्ट्रा। और ऐसी ही लाइनों के group of such bright fine thin lines were called spectrum. So this is the origin of the spectrum. Now how is the spectrum originated? Spectrum got originated when an electron moved from ground state to excited state and back to ground state. So when it went from ground state to excited state, it absorbed energy. When it is returning from excited state back to ground state, it will emit energy. And this emitted energy, which is emitted in the form of electromagnetic radiations, when it gets absorbed on spectroscopic films, it will produce bright fine lines. And these bright fine lines were called, a singular was called spectra, and a group of these bright fine lines were called spectrum. Spectrum. Are you understanding that? This is how a spectrum gets originated, initiated. Now, there is something very, very important which we need to understand over here. Very important. Okay? Now, यहां पर मैं कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया, जब इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया, तो मैंने यहां पर एक ही चीज दिखाई है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी कंडीशन में एक बार में जंप करके चला गया। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन द्वारा अपनाए गए कई तरीकों में से केवल एक तरीका है। One of the ways in which the electron can stabilize itself is by returning back to its original ground state. अब सुनिए यहां से, यदि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 6 में पहुंचा था, तो n बराबर 6 से n बराबर 1 में लौटने के लिए उसको कितनी एनर्जी एमिट करनी है? अरे जितनी एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही पूरी की पूरी वो एमिट करेगा, तभी वो वापस अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 पर पहुंच पाएगा। सवाल ये उठता है, क्या इलेक्ट्रॉन और किसी ग्राउंड स्टेट में जा सकता है? इज देयर एनी अदर ग्राउंड स्टेट दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन गो एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ? बहुत गौर से सुनिए इस बात को। मैंने कहा ये ग्राउंड स्टेट है, n बराबर 1 इज ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में n बराबर 2 से n बराबर 6 तक, फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 6 इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। फिर से देखिए, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो इसके संदर्भ में, इसके रेफरेंस में ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं। क्यों ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं? क्योंकि इसके मुकाबले यहां सब में एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। तो इसके मुकाबले ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं। इधर आइए, इधर आइए, ये एक्साइटेड स्टेट है, n बराबर 6 एक्साइटेड स्टेट। तो इसके मुकाबले, इसके संदर्भ में बाकी जितने हैं ये सारे क्या होंगे? ग्राउंड स्टेट। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले इन सब की एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। और हमने क्या कहा? ग्राउंड स्टेट वो जगह जहां एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। एक्साइटेड स्टेट वो जगह जहां एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब यह है यहां एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी और कम और कम और कम और कम। इसका मतलब इसके मुकाबले ये सभी क्या कहलाएंगे? ग्राउंड स्टेट। सो फ्रॉम n इक्वल टू 5 to n equal to 1 will all be referred as ground states. Are you understanding? इसके रेफरेंस में ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं, इसके रेफरेंस में ये सारे ग्राउंड स्टेट्स हैं। अब जरा सा इसको देखिए गौर से, n बराबर 4,
n बराबर 4, n इक्वल टू 4 के रेफरेंस में 3, 2, 1 ये ग्राउंड स्टेट्स होंगे, 5 और 6 एक्साइटेड स्टेट होगा। n बराबर 4 के लिए 1, 2 and 3 will be ground states, 5 and 6 will be excited states because 1, 2, 3 have lower energy as compared to 4, 5 and 6 have higher energy as compared to 4. Therefore, for principal quantum number 4, 1, 2 and 3 are ground states, 5 and 6 are excited states. Now, come to the point. हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने, मैंने कहा कि वो वापस अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पर आ गया, यानी n बराबर 1 पर आ गया। और यदि n बराबर 1 पर उसको आना है तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी सारी की सारी एनर्जी उसको एमिट करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी एमिट नहीं करी तो क्या होगा? गौर से सुनिए। तो ये पॉसिबल है कि हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से n बराबर 5 में ही आ जाए। ठीक, फ्रॉम n इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन में कम सिंपली टू n इक्वल टू 5। थोड़ा सा मैं यहां जगह बना दो एंड आई विल डिस्कस दिस मोर इन डिटेल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर से उसको आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए एंड हर बार के मुकाबले की तरह हम लोग इस बार भी क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। सो जब इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 5 में आया, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये कितनी एनर्जी है? ये एनर्जी है, इसको मैं यहां बना दूं, डेल्टा E इज E6 माइनस E5 बराबर एनर्जी निकली। डेल्टा E6 माइनस E5 बराबर एनर्जी निकली है। और ये एनर्जी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पर जब एब्जॉर्ब कराई तो हमको एक ब्राइट लाइन मिल गई। ठीक, अब चलें, यह भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां मूव करे, फिर एक एनर्जी निकलेगी। आपकी एनर्जी क्या कहलाएगी? डेल्टा E बराबर E5 माइनस E4, और फिर एक एनर्जी निकली और ये ब्राइट लाइन मिल गई हमें एक। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ सकता है तो फिर एनर्जी निकलेगी। आपकी क्या कहलाएगी? आपकी कहलाएगी डेल्टा E बराबर E4 माइनस E3, फिर से एनर्जी निकलेगी और हमें एक लाइन और मिल जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आएगा क्योंकि अभी तक अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में नहीं पहुंचा, तो आपकी क्या होगा? डेल्टा E बराबर E3 माइनस E2, फिर एनर्जी निकली और हमें एक लाइन और मिल गई। और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन आगे और फर्दर मूव करेगा, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, फिर एक एनर्जी निकलेगी और इस तरह से हमको कई लाइनें मिल गई। अब सुनिए गौर से, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा डायरेक्टली E6 से E1 में ही आएगा? नहीं। Is it important? Is it necessary? Is it a rule that always the electron has to come from n equal to 6 to n equal to 1? No. Who will decide this? इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एमिट करता है कौन डिसाइड करेगा? हम लोग नहीं, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी को एमिट कर दिया तो सीधे n बराबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन यदि सारी एनर्जी एमिट नहीं किया, यदि ये वाली एनर्जी एमिट किया तो केवल 5 पर आएगा, यदि ये एनर्जी एमिट किया तो 4 पर आएगा, यदि ये एनर्जी एमिट किया तो 3 पर आएगा, या 2 पर आएगा, या 1 पर आएगा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन कई प्रकार की एनर्जीज को एमिट करके कई प्रकार के ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। और ये सभी लाइनें जो बनी इन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं और इनके समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम कैसे बना? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और वापस ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान कई प्रकार की एनर्जीज निकल सकती हैं जिनको जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पर अब्सॉर्ब कराया जाता है
हमें ब्राइट लाइंस मिलती हैं, उजली लाइनें मिलती हैं, और इन्हीं उजली ब्राइट लाइंस को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम। आई विल ट्राई टू मेक इट फास्टर क्योंकि ऑलरेडी काफी समय हो गया है। Origin. Now come to the analysis. Come to the analysis of the spectrum. And I want you to note down, I will give you 3 important things and I want you to note it down. I will explain it here and I will speak it for you so that you can note it down. Now, पहली खास बात, इसको लिखिएगा, लिखिए. The number of spectral lines, the number of spectral lines formed, number of spectral lines formed depends upon the number of spectral lines formed depends upon the number of energy levels that have been crossed. Number of spectral lines formed depends upon the number of एनर्जी लेवल्स दैट हैव बीन क्रॉस्ड। यहां देखिएगा, जरा गौर से देखिए इधर, ये एक एनर्जी लेवल है, E6 से E5 इज वन एनर्जी लेवल, दिस इज वन एनर्जी लेवल फ्रॉम E6 टू E5। सेकेंड एनर्जी लेवल E5 टू E4, थर्ड एनर्जी लेवल E4 टू E3, फोर्थ एनर्जी लेवल E3 टू E2, फिफ्थ एनर्जी लेवल E2 टू E1। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। E6 से E5 पहला एनर्जी लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ने 5 एनर्जी लेवल्स को पार करके यहां पहुंचा है, और इसीलिए हमारे स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल लाइनें हमको प्राप्त होंगी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 1 2 3 4 and 5, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड tells us the number of energy levels that the electron has crossed. Number of spectral lines formed tells us the number of energy levels that have been crossed. याद रखिएगा, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन, इधर देखिए गौर से, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ E6 से E5 में आके यहीं रुक गया होता तो केवल यही एक एनर्जी निकलती और हमें केवल एक स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती। या हमारा इलेक्ट्रॉन सीधे E=6 से E=1 में आ गया होता तो यहां पर जो एनर्जी निकली है डेल्टा E, वो बराबर होती E6 माइनस E1 के, और ये एक एनर्जी निकलती जिसके करस्पॉन्डिंग हमको एक लाइन प्राप्त होती। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ने पहले ये एनर्जी लेवल पार किया, फिर ये पार किया, फिर ये पार किया, फिर जितने एनर्जी लेवल्स पार करेगा उतने के करस्पॉन्डिंग लाइनें यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। ये पहली बात है। दूसरी बात लिखिए, नोट करिए, द गैप बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस, द गैप बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस indicates the difference of energy level, indicates the difference of energy level, the difference of energy level between the orbits that have been crossed. Difference of energy level between the orbits that have been crossed. अब देखिए इधर, ये दो n बराबर E बराबर 6, E बराबर 5, एक एनर्जी गैप है, ये दूसरा एनर्जी गैप है, ये तीसरा एनर्जी गैप, चौथा एनर्जी गैप, पांचवा एनर्जी गैप। जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा दो एनर्जी बैरियर्स के बीच में, उतना ही ज्यादा दूरी होगी बनी हुई स्पेक्ट्रल लाइनों के बीच में। मोर द एनर्जी डिफरेंस, मोर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड। अब आप गौर करेंगे तो जो E6 माइनस E5 की एनर्जी निकली थी उसकी ये पहली लाइन, फिर E5 माइनस E4 की जो एनर्जी निकली उसकी ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, पांचवी लाइन। और आप नोट करिएगा कि जैसे जैसे हम हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ओर मूव कर रहे हैं, लाइनों के बीच की दूरी थोड़ी सी
बढ़ती हुई दिख रही है। यहां पर एनर्जी, यहां पर लाइनों के बीच की दूरी कम है और जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं दूरी बढ़ती चली जा रही है। ये कारण इसलिए है, ऐसा गैप इसलिए बन रहा है क्योंकि लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एनर्जी का गैप ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू हायर प्रिंसिपल क्वांटम। एज वी मूव हायर इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, the energy difference goes on decreasing. Lower principal quantum numbers, energy is much more. So principal quantum number 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है, 2 और 3 के बीच में काफी ज्यादा है, 3 और 4 के बीच में थोड़ा कम हो गया, 4 और 5 के बीच में और कम, 5 6 बीच में और कम। इसका मतलब जैसे जैसे हम हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में बढ़ते हैं ऊर्जा का जो अंतर है, एनर्जी डिफरेंस है, वो कम होता जाता है, जिसके कारण लाइनों के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। और ऐसे हिस्से को, स्पेक्ट्रम के ऐसे हिस्से को जहां पर लाइनों के बीच की दूरी कम है, ऐसे हिस्से को एक नाम दिया गया एंड इट वाज कॉल्ड कंटिन्यूअम, CONTINWM, continuum. Continuum means the spectral lines which are placed very, very close to each other because of small energy difference between orbits of the higher principal quantum number. तीसरी बात लिखिएगा, तीसरी बात, third line, third point, देखिए, the brightness of each spectral line, the brightness of each spectral line indicates the wavelength, wave number, and frequency of the emissions. निकली हुई ऊर्जा, इधर गौर से देखिएगा, ये जो स्पेक्ट्रल लाइनें बनी हैं, इनकी जो चमक है, द ब्राइटनेस, चमक जो है, उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? What information can we derive out of the brightness of these lines? ये लाइन कब बनी? जब एनर्जी निकली है। तो इस एनर्जी का वेव नंबर क्या है, वेवलेंथ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें स्पेक्ट्रम में जो लाइनें बनी उसकी ब्राइटनेस से हम डिटरमिन कर सकते हैं। सो एज फार एज द एनालिसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कंसर्न्ड, these are the three important pieces of information that you need to know. Number one, number of spectral lines depends upon the number of energy levels crossed. दूसरी बात, the gap between spectral lines indicates the difference of energy between the energy levels or the orbits that have been crossed. And third is that the brightness of the line will tell us the various the characteristics of the energy, which is wavelength, wave number, frequency, etc. and so on. So ये सारी बातें जो हैं ये origin की हो गई और analysis की हो गई. Now one last thing regarding explanation and then we will move on. Spectrum का जो explanation है वो बहुत ही complex है, बहुत complex है. उसको कैसे explain किया जाए, क्योंकि देखिए spectrum आप समझिए पूरा spectrum है और spectrum में कई parts हैं. एक part है जिसको हम कहते हैं ultraviolet region, spectrum का ही part है वो, पराबैंगनी इसको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट. फिर एक पार्ट होता है विजिबल और एक पार्ट होता है इंफ्रारेड. सो वी हैव द यूवी रीजन, द विजिबल रीजन एंड देन वी हैव द इंफ्रारेड रीजन. हमारी आंख जो है वो एक स्पेक्ट्रोस्कोप की तरह काम करती है. फ्रॉम 4000 नैनोमीटर्स टू 7000 नैनोमीटर्स का जो वेवलेंथ रेंज है, इसमें हमारी आंख एक स्पेक्ट्रोस्कोप की तरह फंक्शन करती है. इसका मतलब जितने भी ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, जितनी भी एनर्जीज जो निकल रही हैं, जितनी भी इस रेंज में होंगी फ्रॉम 4000 टू 7000 नैनोमीटर्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हम अपनी आंख से देख सकते हैं. और क्योंकि आंखों से देख सकते हैं इसीलिए हम कहते हैं ये विजिबल रीजन है. सो आवर आई इज अ काइंड ऑफ अ स्पेक्ट्रोस्कोप and it can record the transitions that are taking place from lower to higher and back to lower energy levels between this particular region of 4000 to 7000 nanometers, and therefore our eye behaves as a spectroscope. और हम इन तमाम transitions को explain कर सकते हैं, color formation explain कर सकते हैं, तमाम और सारे characteristics हम explain कर सकते हैं क्योंकि हम आंखों से देख पा रहे हैं. लेकिन UV region में जो transitions होते हैं, less than 4000 nanometers,
और IR में जो होते हैं उस स्पेक्ट्रम के उस रीजन के जो ट्रांजिशन वो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, और आई लेंस इज नॉट सेंसिटिव टू दैट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो यूवी रीजन में होने वाले ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आते हैं, उन पे लेंसेज लगी होती हैं, और जो ट्रांजिशन विजिबल रीजन में हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं, डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सारा काम एक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता है उन ट्रांजिशंस के लिए जो यूवी रीजन में होती है। सिमिलरली IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में होने वाले ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग इक्विपमेंट, एक मशीनरी आती है, उसको कहा जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप, और उसी में एक हायर टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप, FTIR। और IR रीजन में होने वाले सारे ट्रांजिशंस को IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिकॉर्ड करता है, यूवी रीजन में होने वाले को यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिकॉर्ड करता है, विजिबल रीजन में होने वाले ट्रांजिशंस को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी और हमें ऑफलाइन क्लासेस चलाने की परमिशन मिल जाएगी सरकार से और UGC एंड यूनिवर्सिटी से, और आप जब डिपार्टमेंट आएंगे तो आपको मैं लैब में ले चलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ये तीनों इक्विपमेंट्स हैं। आप तो ही हैं, आपका विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपकी आंख है, हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, हमारे पास IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, और जब आप आ जाएंगे तो मैं आपको ले चलूंगा ताकि आप लैब विजिट करें और देखें कि किस तरह से ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फंक्शन करता है। इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। ओके, सो ये तीसरा हो गया। सो पहला एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज, एंड द लास्ट वन, द फोर्थ वन इज, लिखिएगा, लिखिए लिखिए, with the help of Bohr atomic model, with the help of Bohr atomic model, with the help of Bohr atomic model, we can determine, with the help of Bohr atomic model, we can determine the radius of the orbit, the radius of the orbit, और radius of the orbit के लिए एक फॉर्मूला है 4 pi epsilon 0 n square h square upon 4 pi square me square एंगस्ट्रॉम्स। ये बोर मॉडल जो है उसकी सहायता से हमको ये मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त हुआ है, Rn, n माने एनी ऑफ दी ऑर्बिट्स, n माने nth ऑर्बिट, एनी ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, इट कैन बी एनी ऑफ दी ऑर्बिट्स। 4 pi epsilon 0 n square h square upon 4 pi square me square एंगस्ट्रॉम्स। ना इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली है उसको जरा सा आप गौर कीजिएगा एक मिनट के लिए। रेडियस r, देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, रेडियस का मतलब देखिए गौर से, इधर देख लीजिए स्क्रीन के लिए, जस्ट सी हियर, न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट की दूरी को हम r1 कह सकते हैं। r1 का मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिमिलरली distance from the nucleus to the second orbit can be called r2 and then r3 and r4 and so on. So जैसे जैसे देखिए इधर, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ रही है n की वैल्यू भी बढ़ रही है। r1 n1 है, r2 n2 है। सिमिलरली अगर हम इसको करेंगे ये r3 n3 हो जाएगा, फिर r4 n4 हो जाएगा, फिर r5 and then r6, which means as the orbit number increases, the distance of from the nucleus also goes on increasing, the radius also goes on increasing. Basically मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूं, बोर साहब ने अपनी थियरी में एक बात प्रपोज की थी कि जैसे जैसे और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, n की वैल्यू बढ़ेगी,
रेडियस बढ़ता जाएगा। ये बात मैथमेटिकली भी उन्होंने प्रूव कर दी। आर एन इक्वल टू 4πε0 n square h square upon 4π square me square angstroms is the equation or the formula to determine the radius of the orbit। और यहां पर बहुत साफ दिख रहा है that radius r is directly proportional to n, which is principal quantum number, indicating as the value of principal quantum number increases, radius of the orbit also goes on increasing। और जो दूसरी खास बात हम यहां देखते हैं वो है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। नाउ En बराबर -2π² z² me4 अपॉन n² h²। और आप गौर करेंगे इधर देखिएगा एनर्जी और n E inversely proportional to n, E is inversely proportional to n but with a minus sign, ठीक। E inversely proportional to n यदि वो माइनस साइन ना हो तो E inversely proportional to n का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी की वैल्यू को घटना चाहिए, लेकिन क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए ये जो भी E की वैल्यू है ये n के करस्पॉन्डिंग विद अ नेगेटिव चार्ज है, ये विद अ माइनस साइन, सॉरी नॉट नेगेटिव चार्ज, माइनस साइन के साइड में है। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है E की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, यही बात वो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। सो ये चार खास एडवांटेजेस हैं जो हम लोगों को स्टडी करने हैं। आई विल टेक maybe 10 more minutes and give to you another very important concept which is called the concept of spectral series। just 10 more minutes and then we will be through with this। okay, now I'm going to rub this part, मैं यहीं पर इसको आपके लिए बना दूंगा। okay, हेडिंग डालिएगा बोर theory and the origin of Bohr theory and the origin of hydrogen spectrum। Bohr theory and the origin of hydrogen spectrum। Bohr theory and the origin of hydrogen spectrum। अब हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, गैसियस स्टेट में जो हाइड्रोजन उसकी बात हो रही है। ओके, मेरे साथ इमेजिन करिए ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर ये जो सारी है ये हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 मॉलिक्यूल। और H2 मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि दो हाइड्रोजन एटम है जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसको H2 मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब मान लीजिए हमने यहां एक साइड से हमने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक, एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गौर से सुनिए कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स है ये। नाउ वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो इस एनर्जी सोर्स के सबसे पास है, मान लीजिए मैंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ये वाले जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी सोर्स के सबसे नजदीक हैं, ये इस एनर्जी सोर्स से सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी सबसे कम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। स्मॉलर द डिस्टेंस मोर विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब सुने, आज अब देखिएगा जो मैंने यहां पर जो ऑर्बिट्स इस तरह से बनाए हैं, अब मैं इन्हीं ऑर्बिट को स्ट्रेट लाइनों द्वारा डिनोट कर रहा हूं। ये नीचे न्यूक्लियस हो गया, मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक। सो मैंने कहा कि ये वाले जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि ये एनर्जी सोर्स के सबसे नजदीक हैं। अब जरा सा गौर से सुनिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सवाल यह है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स
in this discharge tube? Well, the answer is we don't know. Millions of hydrogen molecules. अब मान लीजिए इसके अंदर 1 मिलियन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने एटम हुए? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 एटमों से मिलकर बना है, तो अगर 1 मिलियन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 मिलियन हाइड्रोजन एटम्स। अब सुनिए, हर एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 2 मिलियन हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ठीक, इन 2 मिलियन इलेक्ट्रॉनों में से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और से सुनिए, तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये वाले जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये वाले हाइड्रोजन एटम्स एनर्जी सोर्स के सबसे नजदीक हैं, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एक्साइट होगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्साइट होगा। इसके मुकाबले ये वाले जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके एटम, इनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी सोर्स से दूर होने के कारण थोड़ा एक्साइट तो होंगे, मगर उतना ज्यादा एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे जितना इन हाइड्रोजन एटमों ने इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करी, क्योंकि इनकी दूरी इसके मुकाबले थोड़ा एनर्जी से ज्यादा है, सोर्स से ज्यादा है। सो दीज विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी, will experience maximum excitation. These electrons or atoms will gain slightly lesser energy because they are farther away from the energy source. तो एक्साइट ये भी होंगे, मगर इनके मुकाबले थोड़ा एक्साइटेशन कम हो जाएगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये वाले जो एटम्स हैं, ये एनर्जी सोर्स से सबसे अधिक दूरी पर है, इसीलिए एक्साइट तो होंगे, मगर लेवल ऑफ एक्साइटेशन सबसे कम हो। अब इमेजिन करिए 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन, उसमें से कुछ ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ को और कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे, अनस्टेबल होंगे। जरा से इधर देखिएगा, सो इमेजिन करिए कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, और देखिए यहां पर ये इस जगह पर पहुंचे, और उसके बाद यहां से इन्हें वापस ग्राउंड स्टेट में लौटना है, और ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? करीब करीब 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब बड़ा गड़बड़ सड़बड़, बड़ा ढेर सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जरा से इसको वॉच कीजिएगा। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इतने सब में से एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, और मान लीजिए ये एक्साइट होकर के यहां पहुंच गया। सो दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अब ये मानी बात है, न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम स्टेबिलिटी में है। अपने आप को स्टेबिलाईज करना चाहता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से सीधे n बराबर 1 पर आ जाए, डायरेक्ट। यहां अगर अपने आप को स्टेबल कर लेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी सारी एनर्जी एमिट करेगा, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। लेकिन क्या वो जरूरी है कि अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पर लौटे? नहीं, कोई जरूरी नहीं। ये हो सकता है यहां से केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 तक ही आए, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 तक ही आए, या 3 से 4 तक ही आए, या 6 से केवल 5 तक ही रहे। ये पॉसिबल है, ये दैट द इलेक्ट्रॉन में कम डायरेक्टली ओवर हियर, बट ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा और किस ग्राउंड स्टेट पर पहुंचेगा ये डिसीजन इलेक्ट्रॉन का होता है। तो हो सकता है वो केवल यहीं पर आ जाए, अपने आप को स्टेबल कर ले, या यहां पर भी स्टेबलाइज हो सकता है, या हो सकता है 6 से केवल 4 तक ही आए, या 6 से केवल 5 तक ही आए। ये डिसीजन इलेक्ट्रॉन का है। अब सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 में, तो अब ये 5 से सीधे 1 में आ सकता है, या 5 से 2 में आ सकता है, या 5 से 3 में आ सकता है, या 5 से 4 में आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में पहुंच गया, तो वो 4 से 1 में आ सकता है, या 4 से 2 में आ सकता है,
या 4 से 3 में आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में पहुंचा तो ये 3 से 1 में आ सकता है या 3 से 2 में आ सकता है, और जब 2 में आ गया तो फिर ये 2 से 1 तक आ सकता है। आपको एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। ओके, इन सबको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, सबको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन बोर साहब के कार्य करने के बाद कुछ वैज्ञानिक हुए जिन लोगों ने यह डिसीजन लिया कि भाई ये तो बड़ा मैटर कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको स्टडी कैसे करें। ये थोड़ा सा कैमरा को इधर पैन कीजिएगा, ये जो मैटर है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और ये तो केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। इस तरह से अगर ढेरों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, असंख्य इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए 1 मिलियन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 मिलियन एटम्स होंगे, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये सब इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, हम सारी स्पेक्ट्रल लाइनों को, जो स्पेक्ट्रल लाइनें बन रही हैं, या इधर घुमाएंगे अगर तो कैमरे को, ये जितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही इनको हम कुछ सीरीज में डिवाइड कर लेते हैं, सीरीज में डिवाइड कर लेते हैं। और ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनिएगा, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 तक आता है, फ्रॉम एनी हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 तक आता है तो ऐसी सभी लाइनों को जो 1 तक आ रही हैं इनको हम कहेंगे लाइमन सीरीज। सो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 विल ऑल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लाइमन सीरीज। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 तक यदि आएगा तो उसको हम कहेंगे बामर सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 तक आ रहा है तो उसको हम कहेंगे पास्चन सीरीज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 तक आ रहा है तो उसको हम कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 तक आ रहा है तो उसको हम कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं पी फंड, वैसे पी साइलेंट है, इसको सीधे फंड सीरीज कहा जाता है। सो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। एक और है जो नई अभी पिछले करीब 7-8 सालों में डेवलप हुई है, उसको कहते हैं हम्फ्रीज सीरीज कहा जाता है। सो लाइमन सीरीज, नाउ what is Lyman series? How to define Lyman series? Lyman series are all the spectral lines which are formed when the electron transits from any higher principal quantum number to principal quantum number 1. What is Balmer series? Balmer series has all the spectral lines which are formed when electron transits from any higher principal quantum number to principal quantum number 2. Similarly, Paschen series, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज एंड सो ऑन। इस पूरे प्रक्रम को करने के द्वारा फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमने ढेर सारी लाइनों को हमने सीरीज में डिवाइड कर दिया, और सीरीज में डिवाइड करने के द्वारा उसका अध्ययन, उसकी एनालिसिस करना, उसको एक्सप्लेनेशन करना, उसको स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसी में एक अंतिम बात है कि इन स्पेक्ट्रल लाइनों को, या जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, उनको, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए मैंने बताया था तीन प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स मूल रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं, वेव नंबर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो एक बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही रेलेवेंट एक फॉर्मूला है जो आप जानते हैं, वेव नंबर बराबर 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ये जो फॉर्मूला है, न्यू बार बराबर 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ओके, N1² is the principal quantum number of the higher orbit, N2 is the principal quantum number of the lower orbit. R क्या चीज होती है? R is the Rydberg's constant. So सारी वैल्यूज को देख लीजिए। न्यू बार इज वेव नंबर, लैम्डा इज वेवलेंथ, R is Rydberg's constant, Z is atomic number, N1 principal quantum number of the higher orbit, N2 principal quantum number of the lower orbit. So बोर के संदर्भ में आपको और हमें इन बातों को हम लोगों को डिस्कस करना था। बहुत सारी बातें हैं, एंड आई होप दैट यू हैव हर्ड द लेक्चर वेरी केयरफुली।
और ये लेक्चर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा और इसका लिंक कॉलेज वेबसाइट पर चला जाएगा एंड यू कैन go and watch this lecture multiple times as much as you want to. So let me tell you once again, friends, to please study well. अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने आप को तैयार कीजिए. Don't take these days lightly. ये मत सोचिएगा कि अरे अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिर बाद में ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी. जो पढ़ाया जा रहा है बहुत सीरियसली पढ़ाया जा रहा है. आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से नोट्स बनाइए, लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको अलग एक जगह नोट करिए, पूछिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए. अगर मौका मिलता है कॉलेज आ जाइए, हम लोग तो रोज ही कॉलेज आते हैं, और आप आइए, आकर के पूछ सकते हैं, या जब क्लासेस ऑफलाइन शुरू होंगी तब पूछ सकते हैं. बट आई होप दैट यू विल टेक दीज डेज एंड दीज लेक्चर्स वेरी वेरी सीरियसली and prepare yourself very well for the examinations. Thank you very much and you have a good day ahead.